मैं सतपाल में आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, उसको पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो सत्ता की साझेदारी। कहीं पर जो सत्ता होता है, जैसे कि कोई अगर राजा बनता है या फिर कोई प्रधानमंत्री बनता है या फिर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, तो सारा पावर उसी के हाथ में नहीं होता कि आप सारी तरह से सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। उसको अलग अलग लेवल पर क्या किया जाता है, उसको बांट दिया जाता है कि आपका काम इतना है, अब इसी में आपका पावर है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में पावर शेयरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानेंगे और बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे कि जो शब्द है, ये जो टर्म है पावर शेयरिंग, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने लाइफ में, हमारे इस लाइफ में जो अभी हम लोग जी रहे हैं, डेमोक्रेसी वाले लाइफ में। तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि पावर शेयरिंग अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है। ये तो हम लोग अभी डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते कि पावर शेयरिंग अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है, जब तक इस चैप्टर को पूरी तरह से आप लोग ना समझ लें। लेकिन मैं तो पूरा पढ़ रहा हूँ पावर शेयरिंग को, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि पावर शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है जो क्या करता है, किसी भी राजा या फिर किसी भी राजा ही समझो, किंग को, राजा को बहुत हाईली बनाता नहीं है, मतलब एक लेवल तक उसको रहने देता है कि यहाँ तक आपका काम है, इसके आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जैसे ही उसके आगे बढ़ता है पावर, दूसरा पावर उसको रोक देता है। तो पावर शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है जो कि क्या करता है, अलग अलग लेवल पर हम लोग पावर को बांट रहे होते हैं। लेकिन पावर शेयरिंग को समझने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं जो हमको पावर शेयरिंग में हेल्प करेगा, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, रिवाइज कर ले। इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज वाला जो दौर चल रहा है वो डेमोक्रेसी का दौर चल रहा है। मतलब दुनिया में मेजोरिटी जो शासन होती है, जो सत्ता होती है, वो डेमोक्रेसी की होती है। उसमें जो भी राजा होता है, जो भी शासक होता है, वो किसके द्वारा चुन के जाता है, किसके द्वारा इलेक्टेड होके जाता है, तो एक आम इंसान के द्वारा, एक पीपल के द्वारा, मतलब कॉमन पीपल के द्वारा जो चुनते हैं किसी शासक को अपने लिए, वही वहाँ जाता है, वही एक पद पे जाकर बैठा होता है। तो डेमोक्रेसी का ही दौर है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, डेमोक्रेसी नहीं होता था। इससे पहले मोनार्कीज चलती थी, मतलब जिसमें राजा ही सब कुछ होता था। राजा चाहे जो अपना निर्णय ले, राजा ही कोर्ट होता था, राजा ही वित्त मंत्रालय को संभाले, सब चीज़ों का भार किस पर होता था, राजा के ही ऊपर होता था। बाकी उसका जो मंत्री वगैरह होता था सिर्फ उसको सलाह देता था कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन सारा डिसीजन कौन लेता था, तो एक राजा ही लेता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। आज सब चीज़ों के लिए पावर क्या किया गया, बांट दिया गया कि एक दूसरे से क्या करे, बच के रहें। अगर कोई ऊपर जा रहा है, कोई अपने पावर को बढ़ाना चाह रहा है, तो झट से दूसरा पावर आता है और उसको नीचे दबा देता है कि आपका जो लेवल है ना वो यहीं तक है, इससे ऊपर जाइएगा तो फिर आप अपने को लेवल दिखाना पड़ेगा, सबको करारा जवाब मिलेगा, इस तरह से। तो पावर का शेयरिंग होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी, तो मन में सवाल रह जाता है कि पावर शेयरिंग अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है। तो इस चैप्टर को जब आप पूरी तरह से पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि हाँ यार, पावर शेयरिंग तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पावर शेयरिंग के बिना तो कोई भी आम पीपल का कभी भी लाइफ क्या हो जा सकता है, खतरे में जा सकता है, ठीक है। तो अभी कौन सा दौर चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी में होता है ना, कि जितना भी पावर होता है वो किसी एक ऑर्गन के पास, गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास पावर नहीं होता है। जैसे आज हम लोग गवर्नमेंट के ऑर्गन की बात करें तो कौन कौन है आज के दुनिया में देखने को मिलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन गवर्नमेंट के मतलब बॉडी ऑर्गन्स है। ये इसी तीन बॉडी ऑर्गन्स के माध्यम से क्या होता है, गवर्नमेंट अपना फंक्शन कर रहा होता है, अपना काम कर रही होती है। कौन कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तीनों के बीच में क्या किया गया, पावर को बांट दिया गया। इसमें भी क्या होता है ना कि लेजिस्लेचर में भी ऊपर से नीचे तक का पावर बनाया गया, एग्जीक्यूटिव में भी ऊपर से नीचे तक का पावर बनाया गया। सबका काम अलग अलग है, मतलब पावर का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो हम लोग समझ गए कि आज जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास फुल पावर नहीं होता, उसके तीनों ऑर्गन में बराबर पावर को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। काम के इसको देखते हुए कि इसका ये काम है तो इसको इतना पावर देना चाहिए, इसका ये काम है तो इसको इतना पावर देना चाहिए। इस हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग को पावर को बांट देते हैं। तो शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ बनाता है तो वो तीन चीज़ बनाता है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वही डेमोक्रेसी को आज सबसे सक्सेसफुल बनाया है, ठीक है। बाकी मोनार्कीज का जो
समय होता था वो अलग होता था। कई मोनार्कीज होते थे, बहुत अच्छे होते थे, कई राजा अच्छे होते थे, लेकिन अधिकतर राजा जो हो जाते थे वो निरंकुश हो जाते थे, वो क्रूर हो जाते थे। तो इसलिए हम लोग उस वाले शासन को नहीं अपनाते हैं कहीं भी। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी में जो आपको शासन देखने को मिलेगा वो डेमोक्रेसी का ही शासन है, डेमोक्रेसी का ही पावर है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पावर को बांट रहे होते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बीच में पावर को बांटते हैं, काम के अधिकार से देखते हुए, काम के अनुसार हम लोग पावर को बांट देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पावर को देखेंगे कि पावर शेयरिंग का स्टोरी, मतलब पावर शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और पावर शेयरिंग से हम लोग कुछ स्टोरीज को रिलेट करके समझेंगे कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। कई देशों में समय रहते पावर को शेयर नहीं किया गया, तो वहाँ सिविल वॉर जैसा क्या होता है स्थिति उत्पन्न हुआ, सिविल वॉर जैसा वहाँ स्थिति उत्पन्न हुआ। वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, पावर के चक्कर में मारे गए। एक छोटा सा पावर, छोटा नहीं पावर, बहुत बड़ा पावर, किसी को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा काम है। तो हम लोग पावर के लिए सारी दुनिया क्या होती है, मारा मारी कर रही होती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कई देश में देखा गया कि जब पावर को समय रहते डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया छोटे छोटे स्तर पे, तो वहाँ सिविल वॉर जैसा क्या हुआ, स्थिति उत्पन्न हुआ और बहुत सारे लोगों का जान मारा गया, मतलब बहुत सारे लोग मर गए। इसमें हम लोग दो स्टोरीज देखेंगे, दो देशों के बारे में पढ़ रहे होंगे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। बेल्जियम का केस स्टडी करेंगे और वहाँ की सारी कहानी को समझने का कोशिश करेंगे, वहाँ जितना भी कॉन्ट्रडिक्शन है सबको समझने की कोशिश करेंगे कि इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद बेल्जियम आज सक्सेसफुल क्यों है, या फिर श्रीलंका में इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना कॉन्ट्रडिक्शन होने के बावजूद यहाँ अपना डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है या नहीं है। इस सब चीज़ों को समझेंगे, और जब इस सब कहानियों को हम लोग समझेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा, बेल्जियम में पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी था, या फिर श्रीलंका में पावर को शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पावर शेयरिंग नहीं हुआ, इसलिए सिविल वॉर हुआ, और सिविल वॉर होने के बाद ही क्या हुआ, दोनों, एक देश जो छोटा मोटा देश था बेल्जियम या श्रीलंका, दोनों दो पार्टों में डिवाइड हो गया। तो हम लोग दो स्टोरीज के माध्यम से इस पावर शेयरिंग वाले चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो क्या बोलते हैं हम लोग कि वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी से हम लोग समझेंगे कि क्यों पावर को शेयर करना जरूरी है। यहाँ पे एक पॉइंट है, बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। इस दोनों स्टोरी से समझेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह से डिमांड करता है कि पावर को शेयर करके हम लोग को हैंडल करो, मतलब हमारे अंदर जितना भी ऑर्गन्स है सबको हैंडल किया जाए। अगर समय रहते अगर आप पावर को शेयर नहीं करोगे तो आपका जो देश है, आपका जो स्टेट है वो खतरे में पड़ सकता है। समझ में आया? तो हम लोग डेमोक्रेसी में क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है वो उसमें इनडायरेक्टली लोग ही शासन करता है, लोग ही क्या करता है, सरकार को चलाता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। लेकिन जब एक बार सरकार चुनकर आ जाती है तो उसी का राज होता है, लेकिन एक हद तक राज होता है। अब ऐसा नहीं कि कल को आपको कोई भी काम करने को बोला जाए जो आपके हित में नहीं है, वैसा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पावर है। आपके पास ये पावर है कि 5 साल के बाद आप सरकार को क्या कर सकते हो, जस्ट पलट सकते हो। यही तो डेमोक्रेसी है, यही आपके पास पावर है बहुत बड़ा कि आप सरकार से नाखुश है तो आप सरकार को क्या करो, आज के सरकार को झट से पलट दो। तो यही, इसी को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी सरकार आप पर नहीं चढ़ सकती, इसी सब ध्यान में रखते हुए कि 5 साल के बाद हो सकता है कि लोग हमको हटा दें, तो सरकार आप पर कोई क्रूर कार्रवाई नहीं करेगी, कभी नहीं, ये जानती है सरकार। तो डेमोक्रेसी में जो होता है ना कि पावर को हम लोग बांटते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, कॉमन पीपल क्या है, सुरक्षित रहे। कभी ऐसा ना हो कि अगर पावर को एक लेवल तक नहीं रोका गया तो पावर क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा और अपने आप में बढ़ा लेगा। वो बोलेगा, जो भी वहाँ का राजा होगा बोलेगा लेजिस्लेचर का जितना काम है हम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का जितना काम है हम करेंगे, जुडिशरी का जितना काम है हम ही करेंगे। तो बोलो, अब इसमें तो पावर क्या हुआ, एक जगह पर केंद्र हो गया, एक इंसान के पास सारा पावर चला गया। अब वो अपना मनमर्जी करेगा, जो भी चाहे वो अपना काम कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखेंगे कि ऐसा होने वाला है हम लोग सरकार को झट से पलट देंगे, फिर कहानी खत्म। 1, 2 या 5 साल में ऐसा काम नहीं होता है। तो जैसे ही करने वाला होगा हम लोग सरकार को पलट देंगे। तो इसमें तो एक कहानी ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी देश में एथनिक कंपोजिशन के कारण भी सिविल वॉर जैसा क्या होता है कि माहौल क्रिएट हो जाता है। एथनिक कंपोजिशन जो होता है जिसमें जातीय संरचना हम लोग बात कर रहे होते हैं, जाति के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रेस के आधार पे, इस सब चीज़ों के आधार पे भी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर कहीं कोई जाति मेजोरिटी में तो दूसरा जो माइनॉरिटी वाला जाति होगा उसको दबाने का कोशिश करेगा इन द सेंस कि कभी भी मेजोरिटी ही हमेशा सत्ता में रहेगा, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास मेजोरिटी का पावर है, तो पावर में रहेगा और माइनॉरिटी को सताएगा।
समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब इस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, माइनॉरिटी को भी कुछ पावर नहीं देते, तो वहाँ भी सिविल वॉर होगा। माइनॉरिटी क्या चाहेगा कि आप हमको इतना मारा जा रहा है, चलो एक बार निकल के मार ही कर लेते हैं ताकि खत्म ही हो जाए। इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान देश है जैसे कि भारत, आज भारत में क्या है कि सिविल वॉर जैसा कभी भी सिचुएशन क्रिएट यहाँ नहीं होता, जबकि यहाँ कॉन्फ्लिक्टेड, यहाँ जो है एथनिक कंपोजिशन बहुत ही जटिल है, बहुत ही मतलब बहुत ही कठोर है यहाँ का एथनिक कंपोजिशन। चाहे आप लैंग्वेज के बेस पर बात कर लो, लैंग्वेज बैरियर है यहाँ लोगों के बीच में, या फिर आप जात के बात कर लो, कास्ट पर या रिलीजन पर, या फिर आप रिलीजन पर बात कर लो, या फिर रीजन पे बात कर लो, किसी भी चीज़ों पर बात करोगे तो यहाँ जो है ना आपको कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर भी यहाँ क्या है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है कि हम लोग पावर को क्या करते हैं, छोटे छोटे लेवल में बांट देते हैं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबके पास थोड़ा ना थोड़ा पावर होता है कि जैसे ही कोई उस पर चढ़ने का कोशिश करेगा वो अपने पावर से अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। तो हम लोग पावर शेयरिंग में वाले चैप्टर में 2 केस स्टडी से समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है, पावर शेयरिंग अपने आप को हैंडल करने के लिए किस किस चीज़ों का डिमांड करता है। पहला केस स्टडी होगा, मतलब पहले तो दोनों के बेल्जियम और श्रीलंका के हम लोग एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे। बोले ना एथनिक कंपोजिशन, वहाँ देखेंगे क्या लैंग्वेज बैरियर है, या फिर रीजन बैरियर है, या रिलीजन बैरियर है, या कास्ट बैरियर है, या सब कुछ बैरियर है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये देखेंगे कि वहाँ की सरकार किस तरह से उस सब चीज़ों को एकोमोडेट करती है, अपनाती है कि अच्छा ये सब चीज़ है तो चलो मेरे ही देश के लोग हैं, सबको अपना लिया जाए। अब ऐसा नहीं कि उसके साथ हम कुछ अलग बर्ताव करें जिसको वो अलग फील हो और वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो, या फिर सिविल वॉर जैसा मुद्दा क्रिएट हो। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करें, वहाँ की सरकार किस तरह से कदम उठाती है, इस सब चीज़ों पर भी अपन क्या करेंगे, ध्यान दे रहे होंगे, चाहे वो बेल्जियम का हो या श्रीलंका का हो। इस 2 केस स्टडी से क्या करेंगे, इस चैप्टर का हम लोग आगाज करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरे चैप्टर का सिनेरियो देखा कि हम लोगों के चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, किस किस चीज़ों पर हम लोगों का डिस्कशन होगा। अभी तो हम लोगों को मोटा मोटा समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग से रिलेटेड ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उससे कोई भी अलग चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। उसी चीज़ों के बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को पूरे चैप्टर में सुलझाना होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सबको क्लियर करेंगे अपन। ये मतलब आज हम लोग इंट्रोडक्शन में इस सब चीज़ों को देखें। अब हम लोग जो अगले लेक्चर में मिलेंगे वो आपको बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को बताते हुए मिल रहे होंगे। तो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेकिन आप लोग अगर किसी भी बोर्ड के होंगे, CBSE या फिर BSCB या ICSE, कोई भी बोर्ड के होंगे, और आपको आपके सिलेबस में ये पावर शेयरिंग जैसा चैप्टर होगा ही होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ को बहुत ही सरल वे में बताया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उसका भी फायदा हो जाए, तब तो कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो हम लोग आज जो है ना इतना रहने देते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी से चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।